Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 3.13 of chapter current electricity. So here we are going to start from 3.14 onwards. So let's start the lecture. So we have a question. हमारे पास question है 3.14. The earth surface has a negative charge density of 10 raised to power minus 9 coulomb per meter square. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं. सो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है अर्थ की दी हुई है एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट. Potential difference of 400 into 10 raised to power 3 volt between the top of the atmosphere and the surface in a current of this information over the entire group. If no mechanism sustaining the atmospheric electric field, then how much time we require to neutralize the earth's surface? Actually इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? द रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन दैट इज 6.37 10⁻⁶. एक्चुअली आप देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेसन में हमने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट सीखा था. इन आई थिंक इन द लास्ट क्वेश्चन 2.37 देयर वाज अ क्वेश्चन. एक्चुअली यही क्वेश्चन था, उसमें वो मैकेनिज्म पूछा था कि जो हमारा अर्थ सरफेस है हमारा, अगर हमारा ये जो है कंटिन्यूसली ये करंट जो है वो क्या कर रहा है, सरफेस को, हमारे एंटायर सरफेस को डिस्चार्ज कर रहा है, तो हमारा अर्थ पूरी तरह से न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हो जाता. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका मैंने सोल्यूशन वहाँ पे दिया था, क्यों अर्थ न्यूट्रलाइज नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर सपोज कीजिए, वहाँ पे मैंने दो मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए थे आपको कि द वन इज डिस्चार्जिंग एक्शन ड्यू टू द एयर करंट एंड द अदर इज द चार्जिंग एक्शन ड्यू टू द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. सो ये दो फिनोमिना बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं. इसकी वजह से जो है अर्थ हमारा वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होता. लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नेग्लेक्ट करना है कि अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है, मीन्स थंडरिंग एंड लाइटनिंग एंड एयर करंट, ये जो मैकेनिज्म है अगर नहीं है, ठीक है, देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ. अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो वी हैव अ फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. ओके, सो यहाँ से हमारा अगर हम निकाले उसको कितना टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में या न्यूट्रलाइज होने में, कितना टाइम लगेगा, Q अपॉन I. ठीक है, तो यहाँ पे Q हम कैसे निकाल सकते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया. ओके, Q अपॉन एरिया. तो Q को मैं क्या लिख सकती हूँ? सिग्मा इंटू एरिया. एरिया अगर अर्थ को स्फेयर ले देन एरिया विल बी 4πr². यहाँ से निकला है हमारा सिग्मा इंटू ए विल बी Q. ठीक है, अपॉन I. बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द टाइम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस. सो सिग्मा की वैल्यू 10⁻³ है. 4 इंटू 3.14. हेयर कैलकुलेशन लिटिल बिट आपको शायद हार्ड जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट आप जो है जैसे इसको 3.4 लेके और राउंड ऑफ करके आप कैलकुलेशन इन द एग्ज़ाम कर सकते हैं. ठीक है, एंड द करंट इज गिवन 800. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस अप्रॉक्स यू विल गेट दिस मच टाइम. ओके, सो ये मैंने कैलकुलेशन किया था, तो आप इस कैलकुलेशन को कीजिए, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली दिस आंसर. आई विल हैव गिवन यू द रफ आइडिया अबाउट व्हाट वुड बी द टाइम. ठीक है, आप इसको पूरा कर सकते हैं, बट यहाँ तक मेन जो फिजिक्स है वो इस स्टेप तक ही है. बाकी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू हैव टू फाइंड दैट डेटा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.15. 6 lead acid type secondary cell, each of EMF 2 volt and internal resistance this. क्या internal resistance given है सेल का और EMF given है
and joined in series to provide a supply of resistance of this. Find the current drawn from the supply and its terminal voltage. So क्या हमें बोला गया है, हमारे पास 6 क्या है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स हैं, ठीक है. ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 वोल्ट, सॉरी ओम, ठीक है. एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 8.5 है, ओके. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 है, सेम रजिस्टर्स है. सो इसमें हमें फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. सो देखिए करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, तो अगर हर का EMF EE है, सो जो इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगा इसमें, इफेक्टिव EMF विल बी NE, ओके. जितने भी हमारे यहाँ पर 6 लेड एसिड टाइप हैं तो इफेक्टिव EMF विल बी NE. एंड इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, NR, ओके. क्योंकि सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 + R2 ऐसा सम होता है, ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E/R + R, लेकिन यहाँ पे E क्या लिखेंगे हम, E इफेक्टिव, और R भी R इफेक्टिव, दैट फॉर्मूला फॉर वन सेल, ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम उसके लिए फॉर्मूला ये लिखेंगे, ओके. सो अब E इफेक्टिव क्या है, NE R + NR. मैं डायरेक्ट भी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे सकती थी, बट बाई चांस अगर आप इस तरह से फॉर्मूला भूल जाते हैं, सो आपको जो है अगर मेन फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह से अपना ये सीरीज के लिए है, एंड व्हेनेवर द पैरेलल क्वेश्चन विल कम, सो मैं बताऊंगी कि पैरेलल में भी क्या करते हैं उसके लिए. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव EMF NE हो गया. इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 6 रजिस्टर, ईच रजिस्टर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 × स्मॉल r. और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा सिर्फ की पूरे में किससे कनेक्टेड है, 8.5 वोल्ट से कनेक्ट है. तो बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना होगा, 6 × 2 / 8.5 + 6 × 0.015. सो ये हो जाएगा आपके पास 12 + 8.5, और ये हो जाएगा आपका 90, ओके. फाइन, 1 2 3, तो 0.09 और ये 12, सो 12 / this will your 8.59. So when you simplify this you will get 1200 / 8.59, और सॉरी 859, ठीक है. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रफली हमें 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ओके. सो यू विल गेट अराउंड 1.4, ठीक है. सो हमें करंट कितना मिल जाएगा, 1.4 एम्पियर. नाउ और क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज. तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V = IR. I इज हाउ मच, 1.4, एंड R हमारे पास है 8.5. सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11.9 वोल्ट. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकेंड पार्ट बोला है, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज़ EMF of 1.9 वोल्ट, ओके. EMF of 1.9 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 380 ओम है. मैक्सिमम करंट Imax क्या होगा, E/R, ओके. Imax मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, सो 1.9 / 380, okay. So when you simplify this, so you will get approximately, okay, so you will get 0.005 एम्पियर. आप देख रहे हैं, और पूछा है फाइंड द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. कुड द सेल derive the starting motor of the car?
सो ये हमारा मैक्सिमम करंट आ गया। अगर हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उसका ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, तो उसका जो आई मैक्स होगा वो 0.005 एम्पियर होगा। सो कुड पूछा है कुड द सेल डराइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि ये वोल्ट में करंट का जो वैल्यू है ये इट्स टू स्मॉल, सो वी कैन से इट कैन नॉट डराइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार। और इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, बट थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार को स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम जो है कितने करंट की, तो अप्रॉक्स उसमें जो है मिनिमम जो है फॉर अ सेकेंड 100 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। एंड द वैल्यू हेयर विद दैट वुड बी फाउंड इज टू स्मॉल, सो वी कैन नॉट start the motor of the car using the battery of the EMF 1.9 volt. So we have a question 3.16, two wires of equal length, one is aluminium and other is copper. मैं आपको बता देती हूँ उस क्वेश्चन में क्या बोला है। हमारे पास दो वायर्स हैं, ओके ये दो वायर्स मैंने बना दिया, ओके इक्वल लेंथ के हैं, दोनों वायर्स का जो लेंथ है वो इक्वल है ऐसा बोला है। अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L है, एंड हैव सेम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस भी R है। विच ऑफ द टू इज लाइटर, ये इंफॉर्मेशन पूछ दी। दोनों का रेजिस्टेंस सेम, दोनों का लेंथ सेम, तो बोला है विच वन ऑफ द टू इज लाइटर, एंड उसके बेसिस पे हमें बताना है कि हमारा एल्यूमिनियम वायर को हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवरहेड केबल, पावर केबल। इससे हमें ये पता तो चल गया कि एल्यूमिनियम वायर जो है वही लाइटर होगी, ठीक है। सो मे बी देखते हैं अभी क्या है, क्या होगा, कौन सी वायर लाइटर होगी। एंड ये क्या गिवन है हमें, द टू इंफॉर्मेशंस इज गिवन, द resistivity for aluminium and the resistivity for copper is given, the relative density of aluminium. Relative density of aluminium is given 2.7 and the relative density of copper is given 8.9. ये relative densities हमें given है. So the relative density of the aluminium is this and copper is this. तो aluminium और copper का relative density हमें दिया है। Relative density means कि aluminium जो है that is the density of aluminium with respect to water at 4 degree Celsius. Okay, so that is what the relative density. तो हम कह सकते हैं कि aluminium की density, अगर water की density at 4 degree Celsius 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, so हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो density है aluminium की वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, and the density of copper is to 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये होता है बेसिकली डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर at 4 degree Celsius, and density of the water at 4 degree Celsius is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी से हमने उसका डेंसिटी एस्टिमेट कर लिया, और रजिस्टिविटी गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड कि कौन सी वायर लाइटर होगी, मतलब कौन सी हैवी होगी, किसका मास ज़्यादा होगा, किसका मास कम होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, क्योंकि दोनों R1 क्या होगा मेरा रो 1 L अपॉन A1 एंड R2 रो 2 L बाय A2। मैंने L को L ही क्यों लिया, बिकॉज L1 L2 मेरे सेम हैं। सो L1 रो 1 L अपॉन A1 रो 2 L अपॉन A2। सो रो 1 बाय रो 2 इक्वल्स टू हो गया मेरा A1 बाय A2 यहाँ पर। सो यहाँ मुझे A1 बाय A2 का जो रेशो क्या मिल गया मेरा, रो 1 बाय रो 2 का 2.6। अच्छा, यहाँ मैं 1 किसको कंसिडर कर रही हूँ, दिस 1 इज़ फॉर एल्यूमिनियम एंड 2 मैं कंसिडर कर रही हूँ कॉपर के लिए। सो एल्यूमिनियम एंड कॉपर के लिए, ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो A1 अपॉन A2 एल्यूमिनियम का क्या है ये, और कॉपर का 1.72 10⁻⁻8, ठीक है। सो A1 बाई A2 मेरा क्या आ गया 263 बाय 172,
ये मेरा A1 बाय A2 का रेशो आ गया। रेजिस्टेंस सेम था, लेंथ सेम था, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, सो मेरे को A1 बाय A2 का रेशो मिल गया। अब मेरे को पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मुझे तो मास कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। और ये किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। कॉपर के लिए क्या हो जाएगा मेरा? कॉपर के लिए क्या हो जाएगा? D2। ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं M2 बाय M1, तो ये हो जाएगा D2 V2 अपॉन D1 V1। ठीक है, D2 मतलब कॉपर, कॉपर का क्या है? 8.9। अच्छा, और ये वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी एल्यूमिनियम की कितनी है? 2.7, एरिया इंटू लेंथ, सो 8.9 बाय 2/7, एंड ये मेरा A2 बाय A1 आ गया। A2 बाय A1 मेरा क्या है? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। A2 बाय A1 क्या है मेरा? My A2 by A1 is this. Now if I solve, तो I will get approximately 2.16. तो M2 equals to this, M2 equals to 2.16 M1. तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मेरा M2 is greater than M1. M2 is greater than M1, और M2 क्या है मेरा? 2 is used for, 1 is used for copper and 2 is used for one is used for aluminium and 2 is used for copper। ठीक है, so इसलिए copper जो है heavier than aluminium, so which of the two is lighter? Aluminium is lighter, so aluminium is lighter, that's why we prefer it overhead cable wires। क्योंकि अगर वायर जो है वो मोटी होगी तो बिकॉज ऑफ इन ओन वेट्स उसमें क्या आ जाएगा? सैग आ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि वायर में सैग डाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट। ओके, इसलिए हम जो है कौन सी वायर प्रेफर करेंगे? जो वायर लाइटर होगी, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है उस केस में सेम है। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, सो विल प्रेफर द वायर विच इज लाइटर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.17। What conclusion can you draw from the following observation on the resistor made up of an alloy manganese? ओके, सो हेयर हमें करंट एंड वोल्टेज जो है एक्सपेरिमेंट में वो गिवन है। सो हम अगर इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, सभी केसेस में रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इसमें रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, ओके रैंडमली, बाकी मैं सबका नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, जैसे रैंडमली किसी के साथ भी रेजिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट किया, जैसे 132.2/7 या फिर 158.0/8 लाइक दैट। So what will you get? The value of resistance in all cases approximately आपको जो मिलेगी वो 19.7 ohms मिलेंगी। ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट में ये करंट एंड वोल्टेज अभी हमें गिवन है, हमने इसके क्रॉस हर के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो आप देखेंगे इसमें सब पे आपको अप्रॉक्सीमेट करंट की जो वैल्यू, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 19.7 अप्रॉक्सीमेट। किसी में आपको 19.69 आएगा, किसी में लाइक 19.72, लाइक इस तरह से करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यू विल गेट 19.7। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं, अब हमें कंक्लूजन बताना है, तो हम कंक्लूजन, हमने फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाला कि इसमें हमारा जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हम ये कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है हमारा वो वैलिड हो रहा है विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, एक तो ओम्स लॉ हमारा यहाँ पे हाई एक्यूरेसी के साथ वैलिड हो रहा है। दूसरा कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, डेफिनेटली थोड़ा टेम्परेचर वगैरह चेंज किया होगा, सो मतलब थोड़ा टेम्परेचर भी अगर डिफरेंट हुआ तब भी हमारा जो है वोल्टेज पे, मतलब कि रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम ये बोल सकते हैं जो ये मैग्नीनिन अलॉय है, द अलॉय मैग्नीनिन,
ठीक है ना, इसकी जो रजिस्टिविटी होगी दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। देयरफॉर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में डेफिनेटली हमारा टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जब हम बहुत कर रहे हैं तो टाइम पे एक्सपेरिमेंट में डेफिनेटली थोड़ा बहुत टेम्परेचर राइज होगा, बट स्टिल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अनअफेक्टेड और द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी इज अनअफेक्टेड और इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर फॉर द एलॉय मैग्नेनिन। तो हम ये दो कंक्लूजन इसमें निकाल सकते हैं कि वो जो है ओम्स लॉ हाई एक्यूरेसी के साथ वैलिड हो रहा है, एंड द सेकेंड इज द एलॉय मैग्नेनिन जो है, ठीक है, वो उसकी रजिस्टिविटी जो है और रेजिस्टेंस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। So here we have finished till 3.17. Now in our upcoming episode you will learn from 3.18 onwards. So till then keep practicing.